नाउ आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टेलर, क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने फ्यूल को कंप्लीट किया था। फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स किए, उसका कंट्रीब्यूशन किया, उसकी हिस्ट्री की। आज सेम चीज हम टेलर के साथ करेंगे। मींस टेलर की हिस्ट्री क्या थी, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, और उसके बाद उसके कंट्रीब्यूशन को डिटेल में करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्यूल ने जो हमें दिया दैट वाज द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और जो हमें टेलर ने प्रोवाइड किया वो उसने क्या दिया। ही सेड साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक स्टडीज, साइंटिफिक टेक्निक्स। सो दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर. He was born in 1856 in USA. That is his history. And in 1878, he did his mechanical engineering and joined the Midwell Steel Company. जो फ्यूल है, ही वॉज द इंजीनियर ऑफ माइनिंग स्ट्रीम, और ये हमारा जो था ये है मैकेनिकल स्ट्रीम. नाउ इसके बाद जब ये काम कर रहा था, he found that the scientific studies should be there, scientific solution should be there for each and every problem of management, and on this basis only he put his studies, he put his research, and that is his contribution. Now first is he published many books and many papers that were on the scientific view in the organization or in the management. मतलब मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में जितना कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर उसने साइंटिफिक व्यू के लिया और उसके ऊपर अपनी बुक्स और रिसर्च पेपर्स को पब्लिश किया. फर्स्ट एंड थर्ड, दीज आर वन एंड द सेम थिंग. मैं पहले फर्स्ट के साथ थर्ड को ही एक्सप्लेन करती हूँ. सो नाउ third one is emphasis on the scientific view and methods in the managerial problem. He said whatever is happening in the management, whatever problem is coming in the management, for that problem scientific solution should be taken. क्योंकि हर प्रॉब्लम का एक रीजन है और उस रीजन को लेते हुए हमें उसका सोल्यूशन ढूंढना है. So he said scientific solution should be there for each and every problem of management or every problem of organization. और इसी चीज के ऊपर उसने अपने सारे पेपर्स और अपनी सारी बुक्स को पब्लिश किया. So first point is related with the publication of books एंड पेपर्स. और वो बुक्स एंड पेपर्स किस चीज के ऊपर बेस्ड थे, वो थर्ड पॉइंट के ऊपर बेस्ड थे. क्या है थर्ड पॉइंट? दैट he told that scientific solution should be there for each and every problem of the management and organization. अब उसके बाद सेकंड पॉइंट, उसकी पब्लिकेशंस और क्या क्या थी और कौन कौन से कंट्रीब्यूशन थे. शॉप मैनेजमेंट वाज गिवन बाय टेलर. और दूसरी चीज पीस वेज मैनेजमेंट, peace rate management, peace rate system, that was given by Taylor or Taylor only. Next is principles of scientific management and scientific techniques also. टेलर ने हमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी दिए और साइंटिफिक टेक्निक्स भी दी. उसी साइंटिफिक टेक्निक में हमारा एक पार्ट है पीस वेज सिस्टम. सो दैट वाज हिज मेन कंट्रीब्यूशन. पहला कंट्रीब्यूशन है शॉप मैनेजमेंट का, दूसरा है पीस वेज सिस्टम जो हम अभी साइंटिफिक टेक्निक में भी पढ़ेंगे, और उसके बाद है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो दिस इज हिज कंट्रीब्यूशन. अब सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए ये जरूरी है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट है क्या. साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है. वो डेफिनेशन जो हमने मैनेजमेंट के फर्स्ट चैप्टर में की है. मैनेजमेंट के फर्स्ट चैप्टर में हमने कौन सी डेफिनेशन की थी? मैनेजमेंट इज what you want your men to do and then seeing that they do it in the best and cheapest manner. ये हमने सिंपल मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन की थी. that what you want your men to do, कि आपको पता होना चाहिए कि आप अपने लोगों से क्या काम करवाना चाहते हो, and then seeing that they do it in the best and cheapest way. उसके बाद हमें ये देखना है कि वो इस काम को बेस्ट मेथड से करें और चीपेस्ट मैनर में, कम से कम खर्च करके करें. तो अब हम करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन. बस जो हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखी है उसी में फर्स्ट वर्ड हम ऐड कर देंगे. साइंटिफिक मैनेजमेंट इज व्हाट यू वांट योर मैन टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे. तो वो हो जाएगी हमारी मीनिंग ऑफ
साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, तो ये हमारा हो गया टेलर का हिस्ट्री क्या है, वेयर ही वाज बोर्न, वेयर ही ज्वाइंड द कंपनी। सो और सेकंड में हमने किया कि उसका कंट्रीब्यूशन क्या था। कंट्रीब्यूशन में यही है कि साइंटिफिक व्यू था उसका हर प्रॉब्लम के लिए, हर सोल्यूशन के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट में है, और उसी के ऊपर उसने अपनी सारी बुक्स और रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए। उसके साथ साथ उसने हमें पीस वेज सिस्टम दिया, शॉप मैनेजमेंट दिया, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए और साइंटिफिक टेक्निक्स दिए। तो इसके साथ हमारे टेलर का एक पोर्शन कवर होता है। अब हम लेंगे द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दैट आर गिवन बाय टेलर। फर्स्ट वन इज साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, वो कह रहे हैं मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट इज नॉट अ रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब क्या होता है? रूल ऑफ थंब मीन्स कि जो भी मैनेजर्स ने चाहा वही डिसीजन ले लिया, जो भी मैनेजमेंट की विश है, जो उसकी इंट्यूशन है कि ऐसा हो सकता है इसलिए मैं ऐसा कर दूं, उसने कहा ये मेथड किसी भी काम को करने के लिए गलत है। कि आप ये सोच रहे हैं कि पहले ऐसे होता था, पहले हम ये टारगेट सेट करते थे, पहले हम इतना टाइम वर्कर्स को देते थे, और इसी बेस पे आप फ्यूचर में भी अगर डिसीजन लेते जाओगे देन इट इज नॉट right in management. He said for each and every decision there should be the scientific base. Management is science, management is not a rule of thumb. So he said, for example, if you are going to set the target for the workers, how it should be set, how the target should be given to workers, कितना टारगेट हमें देना है कि आप एक दिन में कितने प्रोड्यूस करेंगे, इसको करने का सिंपल एक तरीका है। इस आगे जाके आप ये स्टडीज में करोगे कि आप एक रिसर्च करो, आप एक्सपेरिमेंट करो कि एवरेज वर्कर कितना काम कर सकता है, उसका एवरेज निकालकर आप वर्कर्स का टारगेट सेट करो। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप पिछले साल इतना काम देते थे इसलिए इस साल भी इतना दोगे। इट इज नॉट अ राइट वे। सो ही सेड मैनेजमेंट इज अ साइंस, इट इज नॉट अ रूल ऑफ थंब। मैनेजमेंट ऐसे बिल्कुल काम नहीं करेगी that it will not go according to the wish of the managers, but it will go according to the scientific solutions of the problems. Okay, so this is the science, not a rule of thumb. नेक्स्ट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब क्या है? हार्मनी रहनी चाहिए। हार्मनी किन दो पीपल में रहनी चाहिए? हमारी दो मेन ग्रुप्स हैं, वन इज द मैनेजमेंट, सेकंड इज द वर्कर्स। टू लेवल्स आर वर्किंग जनरली, अदरवाइज तो हमारे मैनेजमेंट के 3 लेवल्स हैं, बट जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट द 2। वो कौन कौन से हैं? हमारा है एक तो मैनेजरियल लेवल और दूसरा है, एक तो मैनेजमेंट और दूसरा है वर्कर्स। तो ये मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, दीज आर 2 ग्रुप्स। इसे हम लेवल नहीं कहना चाहिए, हमें इनको 2 ग्रुप्स ही कहना चाहिए एक्चुअली। तो देयर आर 2 ग्रुप्स, वन इज द मैनेजर, सेकंड इज द वर्कर्स। दे वर्क एज द राइवल्स, both are working in the organization but they don't know the importance of each other, they don't want to understand the importance of each other, they work as rivals. But actually the management thinks that the workers don't want to work, okay, and the workers think that हम ही सिर्फ काम कर रहे हैं, मैनेजर्स तो कुछ करते नहीं, प्लानिंग बनाते हैं और सारा काम हम पे डाल दिया जाता है। दिस इज द एटीट्यूड एंड दिस एटीट्यूड हैज टू बी चेंज टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों सिर्फ अपने काम को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और दूसरे की इंपॉर्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं। इन हार्मनी, Taylor says that these are 2 important groups in the organization and they have to realize the importance of each other. So that's why the importance should be given to each other, only then the target can be achieved. One example is given that in Japan, the workers, they know the importance of their work, so that's why if they anytime they are not satisfied with the policy of the management, they will just put the black ribbons on their arm, but they will not stop working. Why? Because they know that my task is important for the management. I am not satisfied with the management itself, but I know the importance. So and वो यही चीज है इस प्रिंसिपल में कि दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए कि मैनेजमेंट के खिलाफ नहीं है, हम एक पॉलिसी के खिलाफ है, काम नहीं रुकना चाहिए। ठीक, सो नाउ नेक्स्ट वन इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। यहां पे जो हार्मनी में हमने बात की,
यहाँ पे हमने हार्मनी में बात की थी द चेंज ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर। और यहाँ पे जब हम कॉपरेशन की बात करेंगे, कॉपरेशन में ये है दैट इफ द टास्क इज गोइंग टू बी गिवन टू द वर्कर्स, और जब वर्कर्स काम करने जा रहे हैं, then they both the people, either it is the management or it is the worker, they should work as a group, they should cooperate with each other। अब cooperation कैसे आएगी? यहाँ पे हमने सिंपल एटीट्यूड की बात की, यहाँ पे हम वर्किंग की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब वर्कर्स को उनका टारगेट दिया जा रहा है और या वर्कर्स को उनका काम दिया जा रहा है। बिफोर गिविंग द टास्क टू द वर्कर्स, द मैनेजमेंट कैन आस्क देयर इंटरेस्ट। ठीक है, तो वर्कर्स सेटिस्फाइड होंगे दैट फर्स्ट ऑफ ऑल माय इंटरेस्ट वाज आस्क्ड एंड अकॉर्डिंगली द टास्क इज गिवन टू मी। टारगेट सेट कर रहे हैं हम उनके लिए, देयर सजेशंस कैन बी टेकन बिफोर गिविंग देम टारगेट्स, डेफिनेटली द वर्कर्स विल बी सेटिस्फाइड। तो ये कोऑपरेशन हो गई मैनेजमेंट की साइड से। अब दूसरी कॉपरेशन कौन सी होगी? वर्कर्स की साइड से। वो कौन सी होगी? दे शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक फॉर द अनड्यू डिमांड्स। डिमांड्स तो वो रख सकते हैं बट अनड्यू डिमांड्स, तो अगर वो अनड्यू डिमांड्स रख रहे हैं तो वो कॉपरेशन नहीं है। ओके, इन सेकंड और थर्ड का एक बार आपको वो बता रही हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड। दिस इज द चेंज ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर। उनको ये नहीं समझना चाहिए कि दूसरा ग्रुप काम नहीं कर रहा, सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, that is the harmony। और थर्ड में cooperation, they are working but the cooperation should be there between the management and workers। मैनेजमेंट ने काम देने से पहले उनसे बात की और वर्कर्स भी अनड्यू डिमांड्स के लिए स्ट्राइक पर नहीं जा रहे हैं, that is the cooperation, not individualism। now 3 principles are done, now I am going to take the 4th principle, scientific principles, डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। इसका सिंपल अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो, डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स, वर्कर्स को हमने डेवलप करना है, कहां तक करना है? टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। जितनी उनमें एफिशिएंसी है, जितनी एबिलिटी है, उस सबको हमें यूज करने तक उनको हमने ग्रो करवाते जाना। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसमें बिल्कुल अगर आप सिंपल 3 पॉइंट्स लर्न कर लें कि वो कैसे अपनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी को अचीव करेंगे, तो सिंपल 3 पॉइंट्स हैं उसके। पहला तो है कि जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट, तो उस सिलेक्शन को इट शुड बी डन वेरी केयरफुली। सिलेक्शन शुड बी डन वेरी केयरफुली कि हमें किस काम के लिए कैसे वर्कर्स चाहिए। सिलेक्ट द वर्कर्स वेरी केयरफुली and once they are selected, they are going to be given the jobs। before giving the task, just ask what is their interest। उनको इंटरेस्ट के हिसाब से काम दे दोगे, एफिशिएंसी अपने आप डबल हो जाती है। और उसके बाद थर्ड, फ्रॉम टाइम टू टाइम द ट्रेनिंग शुड बी अरेंज्ड फॉर देम। व्हाई? क्योंकि जब वो काम पे लग गए, देन दे आर नॉट गोइंग टू एक्वायर मोर एंड मोर नॉलेज, जस्ट दे आर यूजिंग द नॉलेज दैट इज गिवन टू देम ऑलरेडी। तो अपडेट करने के लिए इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट ओनली that the training program should be arranged for them। और ट्रेनिंग से क्या होगा? उनको हम उनकी लेटेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करेंगे और वो उसको बाद में काम में अप्लाई करेंगे। सो हाउ द वर्कर्स विल बी ब्रॉट टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी? फर्स्ट ऑफ ऑल, सिलेक्शन शुड बी डन वेरी केयरफुली। नेक्स्ट वन इज, जब सिलेक्ट कर लिया उनको प्रॉपरली हमने, तो जॉब जब देने जा रहे हैं, उनका काम देने जा रहे हैं, मस्ट आस्क देयर इंटरेस्ट। इफ पॉसिबल, गिव द टास्क अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट। And when the task is given to them, from time to time, whenever the new technology is coming in the market, whenever some new knowledge is there in the market and that is essential for them, then the training program should be arranged for them so that the workers can update their knowledge and can increase their efficiency, can use it for the achievement of the organizational objectives। तो देखो, ये आज का हमारा टॉपिक हुआ। टॉपिक क्या है? सबसे पहले हमने टेलर की हिस्ट्री कर ली, उसके बाद हमने उसमें कंट्रीब्यूशन किया, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग किया, और उसके बाद हमने किए हैं ये 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो टेलर ने दिए हैं। फ्यूल ने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, पर टेलर ने हमें 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए हैं। ओके, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। अप्लाई सिर्फ साइंस को करना है मैनेजरियल प्रॉब्लम्स के लिए, इंट्यूशंस के बेस पे नहीं चलना है, अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ मैनेजर्स नहीं चलना है। दैट इज द फर्स्ट वन। हार्मनी में चेंज ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर,
either it is the manager or it is the worker. थर्ड में कॉपरेशन, काम को करने से पहले वर्कर्स की सलाह ले लो और वर्कर्स को भी अनड्यू डिमांड्स में नहीं जाना है, दैट इज द कॉपरेशन. नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी. उसमें हमने क्या कहा, सिलेक्शन प्रॉपरली, जॉब असाइनमेंट प्रॉपरली एंड देन ट्रेन देम फ्रॉम टाइम टू टाइम. So that is the lecture for today. So this is done. In the next video we will do the scientific techniques that are given by Taylor. That is enough for today.